हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जैसा कि हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये फास्ट रिवीजन का है। अब देखिए आज कितना आपका कंप्लीट हो पाता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट कराने का, क्योंकि अभी पर्यावरण पे हम लोग चल रहे हैं। अभी आपके पास लगभग 6 यूनिट हैं, तो उसका भी जैसे अभी जियोमॉर्फोलॉजी हुआ है और क्लाइमेटोलॉजी हुआ है, ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट चल रहा है। अब देखिए इस इन्वायरमेंट सेक्शन से आपका फर्स्ट पेपर वाला भी क्लियर कराते चलेंगे और ज्योग्राफी वाला तो होगा ही। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें हम लोग पूरा जितना अधिनियम है, जितने सम्मेलन हुए, एसडीजी एमडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नेशनल एक्शन प्लान, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021, आपदा क्या होती है, उसके जो टाइप्स हैं, पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड की बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें हमने इकोलॉजी का भी चैप्टर कुछ इंक्लूड करा है, जो 60 नोट्स टाइप का है। उसको भी कंप्लीट फटाफट कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखते हुए सारा कुछ चलना है कि आपके लिए यूजफुल क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं फिर। ये देखिए नेट फर्स्ट पेपर, और इसको आप लोग अपने मित्रों तक जरूर शेयर किया करिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं जितने भी। और इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो फ्री में अवेलेबल है। जीएस बाय दिवाकर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक चैनल जो है वो आपका स्टडी पी वाई क्यू है। ध्यान रखिए क्या है उसका नाम, स्टडी पी वाई क्यू। यहाँ पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे फ्री प्रैक्टिस सेट है, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक इसमें आपका मैराथन क्लास 8.5 घंटे का है। ठीक है, इसमें आपका पूरा यूजीसी नेट का लगभग 600 प्रश्नों का कलेक्शन है। कहाँ पे मिलेगा वो, स्टडी पी वाई क्यू पे भी, और जीएस बाय दिवाकर जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आप बैक जाके देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसडीजी पे। ये देखिए आपका यूपी पीसीएस में भी हर बार पूछा जाता है, जीएस में एक क्वेश्चन, और आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में भी एक ठो रहता है ये। तो सतत विकास जो लक्ष्य है, पहले एमडीजी जो लाया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उस वो आपका जो है 2015 तक उसका लक्ष्य था, ये कंप्लीट कर लिया गया। इसमें 10 गोल थे। अभी क्या है कि आपका एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका जो टारगेट एरिया है, टारगेट ईयर है, वो 2030 है। कब से कब है ये, 2015 से लेके। तो ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, यूएनजीए के द्वारा जारी किया गया। और इसमें कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, और 169 जो है इसके उपलक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, 17 169 आपका मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपका हूबहू ऐसे पूछे गए हैं। अब गोल नंबर 1 में क्या रखा गया कि गरीबी मुक्त देश, 2 में आपका भुखमरी मुक्त है, 3 में आपका अच्छा स्वास्थ्य और जीवन है, 4 में अच्छी शिक्षा है, 5 में लैंगिक समानता है, 6 में स्वच्छ जल स्वच्छता है, 7 में सस्ती ऊर्जा है, 8 में सभी कार्य आर्थिक विकास है, 9 में उद्योग और बुनियादी ढांचे हैं, 10 में आपका असमानता को कम करना है, 11 में सतत शहर और समुदाय है, 12 में जिम्मेदार खपत और समुदाय है, 13 में जलवायु पर कार्यवाही है, 14 में आपका ये आपका एक्शन ऑन क्लाइमेट है, 14 में लाइफ बिलो वाटर यानी समुद्र पारितंत्र का संरक्षण से संबंधित है, लाइफ ऑन लैंड यानी कि स्थलीय पारितंत्र का संरक्षण से, शांति न्याय और मजबूती 16, और 17 जो आपका क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि आपको टोटल याद ही हो या रट जाए। ठीक ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ये रिवाइज करके पढ़ते हुए रहना है। अब देखिए धाड़ी विकास की अवधारणा के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसके बारे में, कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ क्या है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही आपका संपोषणी या धाड़ी विकास है। कह रहा है कि जो प्राकृतिक साधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत जो संवेदनशीलता है, वही इसका विषय है। यानी संपोषणी विकास का जो मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी के संसाधनों का न्याय संगत उपयोग हो, यानी कि जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए भी आप कुछ संसाधनों को छोड़ दीजिए कि भैया तुम भी जो है कुछ संसाधन के बारे में जान लेना। कोयला वोला हम खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी आप पूरा यूज कर लेंगे तो जो आपके पौत्र आएंगे, भी आप मान लीजिए पोते के पोते आएंगे, तो उनके लिए यहाँ रिसोर्सेज नहीं बच पाएंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इसका यूज करेंगे, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल जो है ये जल्दी यूज में आ जाता है भाई। ठीक है,
तो इस शब्द की जो व्याख्या हुई थी संपोषणी विकास की, ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक है, इसका जो रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी आपसे पूछा गया। आवर कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है? संपोषणी विकास से। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट करी गई थी। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर वर्ष 1992 में जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था, इसी को हम लोग ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1987 वाला क्या है? ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। और इसी समय क्या हुआ कि इसके बाद जो है 1992 वाला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है रियो घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसी में एजेंडा 21 की भी घोषणा हुई, इसका पूर्ण समर्थन भी हुआ। 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास था। जोहान्सबर्ग में 2002 में जो हुआ, उसका जो मेन थीम थी क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। अब देखिए, जो WCED है, इसके द्वारा 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम लोग देखिए क्या कहा गया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की आवश्यकताओं पर ध्यान दे, यानी कि प्रभावित करे बिना जो है वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करना, तभी जो है वर्तमान समाज क्या होगा? सुरक्षित रह पाएगा। अब देखिए, विश्व के जंतु प्रदेशों को विभाजित करने का प्रथम सफल प्रयास किसने के द्वारा किया गया? ये AR वैलेस है, ये पूछा गया प्रश्न है। उसी की व्याख्या हमने ऐड कर दी है। 1876 में इन्होंने करा है, और विश्व को इन्होंने 6 प्रमुख जंतु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें आपका पहली आर्कटिक रीजन, ये मैच कराने के लिए UGC नेट में दिया था, ये ध्यान रखिएगा। पहली आर्कटिक रीजन है यूरोप और मध्य उत्तरी एशिया का है। नियो आर्कटिक है, तो निया आर्कटिक में आपका नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड हो गया। ओरिएंटल रीजन में इसमें आपका जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। इथियोपियन रीजन में सहारा वाला हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आपका न्यूगिनिया सोलोमन, ये पूर्वी एशिया हो गया। और नियो ट्रॉपिकल में, यानी नवानवर्ती नियो ट्रॉपिकल में दक्षिण अमेरिका को शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका नियो ट्रॉपिकल में हो गया, और उत्तरी अमेरिका कहाँ पे हो गया? नियो आर्कटिक में। तो जो निया आर्कटिक और नियो ट्रॉपिकल, ठीक है, नियो जहाँ पे जुड़ा है, ये दोनों आपका अमेरिका से रिलेट करेंगे। ओरिएंटल जो है, ये दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया, ये याद रखिएगा, ये मैच कराने के लिए दिया है। ठीक ना? चलिए, कुछ घटनाएं वर्ष संबंधित है। द लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1972 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 का है, जिसे हम लोग पृथ्वी प्रथम का खिताब भी देते हैं। ब्रुटलैंड रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ 87 में, जो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुई। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 का है। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 का, यही स्टॉकहोम सम्मेलन में ही द लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। इसकी 20वीं वर्षगांठ के बाद, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम से 20 साल के बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक, इसमें समझौता हुआ था एजेंडा 21 पे। 3 प्रमुख समझौते संपोषणी विकास पे भी था। ठीक है, इसकी समीक्षा 5 वर्ष के बाद करी गई। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसकी समीक्षा कब करी गई? 5 वर्ष के बाद करी गई, जिसको हम लोग पृथ्वी 2 के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी +5 के नाम से भी जाना जाता है। 1997 का ये सम्मेलन हुआ। ठीक ना? अब एजेंडा 21 में किन चीज़ों पे जोर दिया गया था, ये पूछा गया है। एजेंडा 21 में जोर दिया गया विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ये देखिए, पूरा जो लेक्चर है, आप बिहार वाला PGT देने जा रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। EMRS का जो PGT देने जा रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एजेंडा 21 की बात करें, विकासशील देशों में गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य और स्वच्छ जल की सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण, और जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों पर संरक्षण, ये जो है इसका टारगेट रहा है। ठीक है, अर्थ समिट 92 का, इस दौरान क्या हुआ कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई, किसकी करी गई? GEF की करी गई, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और जैव विविधता अभिसमय, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण पे करा गया है। ये D से क्या हो गया? डेजर्टिफिकेशन हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अब देखिए पारितंत्र के बारे में कहा गया कि पारितंत्र क्या होता है। ये आपका जो है जीवमंडल में सुनिश्चित क्षेत्र अवधारणा को प्रकर्षित करता है। ये एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। ठीक है, कैसा है ये? ओपन सिस्टम होता है। तीन मूल घटक होते हैं पारितंत्र के। एक आपका एनर्जी वाला कंपोनेंट होता है, और बायोम या जियोम होता है, और आपका अजैविक होता है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक और एनर्जी, ये तीन हो गए। अब देखिए यहाँ पे मेंशन करा गया है, यहाँ पे एनर्जी वाला अलग से नहीं रखा गया, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। पारितंत्र क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है। एग्जाम में पूछा गया, यही आपका कोड बना के देगा। पारितंत्र जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। किसी भी पारितंत्र का समय इकाई के संदर्भ में परीक्षण किया जा सकता है। 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम जो है इकोसिस्टम वर्ड दिया गया। ठीक है, इकोसिस्टम, एजी टांसले। और इकोलॉजी किसने दिया? अर्नेस्ट हेकेल ने। इकोलॉजी हेकेल का है, ध्यान रखिएगा। इकोसिस्टम जो है एडी टांसले का है। पारितंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना कैसे होती? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से होती है। यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक मेंशन है। ये अजैविक है, ये जैविक है। अजैविक में देखिए तीन है: भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। भौतिक में आपका जो प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृतियाँ, वायु। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, अकार्बनिक में आपका जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैसें हो गई, खनिज हो गया, चट्टान हो गया। तत्व में देखिए पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। तो ये क्या हो गए इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में देखिए जिसमें कार्बन हो, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, प्रोटीन में होता है, वसा में होता है, ह्यूमस और यूरिया में भी है। ठीक है, अब देखिए जैविक में आ जाइए। तो जैविक में तीन टाइप है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब देखिए जो कंज्यूमर है, इसको तीन टाइप में डिवाइड किया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में वो होते हैं जो उत्पादक को अपना ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपका मेढक वगैरह हो गए। सेकेंडरी में वो जो इनको खाते हैं, और टर्शियरी में वो जो इन दोनों को खाते हैं। ठीक है, पारितंत्र में देखिए कितने टाइप हो गए। स्थलीय है, वो पारिस्थितिकी था। स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और मानवीकृत। जो स्थलीय पारितंत्र है, वन है, घास स्थल है, मरुस्थल है। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल में आएंगे। तो जो फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, और आपका डेजर्ट हो गए। ठीक ना। जलीय में आपके कौन से आ जाएंगे? जलीय में दो होते हैं: एक ताज़ा जल वाला जिसे अलवणी कहते हैं। ठीक है, ये नॉन सैलाइन, ये सैलाइन हो जाएगा, लवणीय जल। ठीक है, तो जो स्वच्छ जल होता है, इसमें आपका तालाब, झील, झरना हो गया। और जो आपका लवणीय जल होता है, सैलाइन वाटर होता है, इसमें सैलाइन लेक हो गई, ज्वारनद हो गया, समुद्र हो गया। ठीक ना। चलिए, अब मानव के द्वारा जो पारितंत्र बनाए जाते हैं: कृषि हो गया, खेत खलियान। ठीक है, एक्वेरियम हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया। ये मानव के द्वारा निर्मित करी गई हैं। नेक्स्ट है कि ये जैव सुरक्षा से संबंधित जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस पे है? बायोसेफ्टी से है। तो ये कब हुआ? भारत ने 23 जनवरी 2021 को इसमें हस्ताक्षर किया। और भारत इसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसको कार्यान्वित करता है। तो ध्यान रखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल में जो इंडिया शामिल हुआ 2001 में हुआ। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे देखिए जो आपका स्तरीकरण होता है समुद्री जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में। तो समुद्री इकोसिस्टम में ये देखिए ओशनिक जोन है, ये आपका नैरेटिक जोन है। तो नैरेटिक जोन में आपका मग्न तट जो है ये आपका इसमें आ जाएगा नैरेटिक जोन में। और जो आपका ओशनिक जोन होता है, ओशनिक जोन में आपका देखिए यूफोटिक जोन होता है, बेंथिल जोन हो गया। ठीक है, और अबिसल जोन, ये कौन सा हो गया? अबिसल हो गया। तो ऊपर से नीचे तक या इस तरह से क्रम पूछेगा कि मध्य तट से जैसे नीचे आएंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले नैरेटिक जोन होता है, फिर आपका यूफोटिक जोन होगा, फिर आपका बैथिल जोन होगा, और सबसे नीचे आपका अबिसल जोन होता है। ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो रेड UNREDD ये पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म रिडक्शन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये रेड क्या है कि एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्यों के देशों के तत्वाधीन चलवाया जाता है। और जो आपका UN रेड प्लस प्रोग्राम है, इसमें इस अभिकल्पना को सुनिश्चित करना है कि जैव विविधता का संरक्षण
हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो वन्य पारिस्थितिकी हैं, इसको भी ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, कहाँ पे, विकासशील देशों में। किस वजह से? आर्थिक प्रोत्साहन देता है, गरीबी कम करने की भूमिका में भी रहता है ये। रेड जो प्रोग्राम है, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त प्रवाह संभव है इसके द्वारा, और गरीब देशों की मदद भी करता है और जैव संरक्षण सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इकोसिस्टम में। और किसी पारितंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप भी जानते हैं। जो जीवों में क्या होती है, ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। जो लिंडमैन का रूल है, लिंडमैन का रूल आपने पढ़ा होगा कि 90% और 10%, जो 10% है यही आपका क्या होता है, दूसरे स्टेजेज में जा पाता है, पहले में ये ऑब्जर्व करा जाता है 90 का। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भोजन क्या है भाई, भोजन की परिभाषा दो एक लाइन में। तो ऑक्सीकरण के पश्चात जो है जिसको हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वो हमारा भोजन है। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप क्यों खाएंगे भाई। पौधे क्या करते हैं, अपना खाद्य और निर्मित खाद्य क्या करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। जबकि जंतु क्या होते हैं, पौधे पर निर्भर करते हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारितंत्र में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो जीवधारियों द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह क्या होता है, अनडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, सॉरी यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशी होता है, ध्यान रखिएगा। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। उदाहरण के तौर पे बात करें, किसी घास स्थल पारितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें क्या क्रम हो सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो घास हो गया, टिड्डा हो गया, मेढक और सर्प, ये आपका क्या होता है, घास सिस्टम जो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसका ये है, जिसमें घास क्या होती है, ये आपका प्रोड्यूसर हो गई, ये आपका टिड्डा जो है प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये आपका मेढक जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सर्प जो है टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, यानी कि तृतीयक में आ गया। यही यदि हम लोग बात करें, घास बकरी मानव व्यवहार श्रृंखला भी निर्मित होती है। ठीक है, घास क्या होगा, स्वपोषी हो गया, बकरी शाकाहारी हो गई, मनुष्य जो है सर्वाहारी हो गया। तो ये भी एक तरह से श्रृंखला है, इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट की हम लोग बात करें, तो ऐसे जीवित वस्तुएं जो क्या करती हैं, पारितंत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। उत्पादन उत्पादक इसमें यानी प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गए। तो प्रोड्यूसर में आपका पेड़ पौधे शैवाल हो गए, कंज्यूमर में जानवर या मनुष्य हो गया या अन्य जीव हो गए, और डिकम्पोजर में आपके कवक और जीवाणु आ जाते हैं। ठीक ना। चलिए पिरामिड को समझ लीजिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखीय चित्रण को निरूपित करने को हम लोग जीवभार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन का ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जीवभार क्या होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का जो निरूपण पिरामिड से करा जाता है। जो प्रोडक्टिविटी होती है वही आपका असली पारितंत्र में जीवभार पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है, जबकि जलीय में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे तालाब में जो जीवभार पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड, ये क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहली लाइन यही मिल गई कि स्थलीय पारितंत्र में जो बायोमास पिरामिड होगा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, और जो जलीय में होगा ये क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए तालाब का जो जीवभार पिरामिड है वो क्या है, उल्टा है। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर बड़ी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियाँ, फिर क्रस्टेशियन है, फिर प्लैंकटन है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो ये आपका उल्टा प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक ना। चलिए एक चीज़ और आपको यहाँ से आई बात, तो साथ साथ क्लियर करते हुए चलते हैं पिरामिड को ही। पिरामिड को यहाँ हमने अलग से ऐड भी कर रखा है। कहाँ गया भाई, पारितंत्र पिरामिड। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको कराई गई हैं, ऐड करी गई हैं, जिसमें हम लोग जो अधिनियम वाला है वो भी आपको यहाँ पे कराएंगे। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे वो चीज़ें ऐड नहीं हो पाई हैं जो ऐड करना था आप लोगों के लिए। वो हमने आपको
उसमें प्रोवाइड कराया था। जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट चल रहा है उसमें इसको दिया था। अभी मैं टेलीग्राम से इसको फिर से ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। चलिए ये ऐड हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राम चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें देखिए जो पारितंत्र में क्या होता है, खाद्य पदार्थों में इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है। वही सारा कुछ यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है ये, ठीक ना। तो कह रहा है कि इन्हें प्रथम पोषण स्तर में किसको रखा गया है, पौधों को रखा गया है। और दूसरा पोषण स्तर जो है इसमें शाकाहारियों को रखा गया है, और जो इन पौधों को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और तीसरे में किसको रखा गया है, शाकाहारी खाने वालों को, मांसाहारियों को, ठीक है। और ये पूरा जो है ऊर्जा प्रवाह की बात यहाँ पे कर रहा है कि यही जो क्रम होता है वही ऊर्जा प्रवाह का क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पारतंत्र का पिरामिड, ये क्या हो गया, उत्पादक हो गए, ये प्रथम उपभोक्ता हो गए, ये द्वितीयक में आ गए, ये आपका तृतीयक में आ गए, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे लिंडमैन का रूल कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, डीकम्पोजर सबको खाएगा, ठीक है। नंबर पिरामिड क्या होता है, संख्या पिरामिड। इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं संख्या की बात करी जाती है, ठीक है। संख्या पिरामिड क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। घास पारितंत्र में जो संख्या पिरामिड होता है कैसा होता है, ये सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्थलीय पारितंत्र की बात चल रही थी, क्यों, क्योंकि पोषण स्तर सबसे निचले क्रम में घासों की बहुलता होती है। उन पर निर्भर जो शाकाहारी हैं, इन शाकाहारियों पर निर्भर मांसाहारी की संख्या क्रमशः कम होती चली जाती है। इस तरह प्रत्येक अगले पोषण स्तर में जीवों की जो संख्या होती क्या होती है, कम होती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ये वाला पिरामिड जो है क्या हो गया, सीधा हो गया। घास वाले ज़्यादा होंगे, शाकाहारी वाले उससे कम होंगे, और मांसाहारी वाले शाकाहारी से कम होंगे। और ये जनरली आप देखते भी हैं, ठीक है। जो मांसाहारी खाने वाले लोग हैं शाकाहारी से कम है। उल्टा होने का मुख्यतः कारण यही है। इसके विपरीत जो वृक्ष बाहुल्य पारितंत्र होता है, यहाँ पे जो अपरत पारितंत्र तंत्र में क्या होता है, संख्या पिरामिड उल्टा हो जाता है। तो जो वृक्ष पारितंत्र, ये भी ध्यान रखिएगा, जो ट्री इकोसिस्टम है यहाँ पे जो संख्या पिरामिड होगा उल्टा होगा। घास में जो संख्या पिरामिड है वो क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि उत्पादक स्तर में वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद अपने आवास और भोजन के लिए उन पर निर्भर पशु पक्षियों की संख्या अधिक होती है। इस तरह खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक जो है इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सीधा संख्या पिरामिड जो है ये क्या करता है, पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। ये आपका सीधा है। तो इसमें जैसे आप ऊपर आएंगे तो जो जीवों की संख्या है उसकी कमी होती चली जाएगी, यानी संख्या पिरामिड जो है आधार इसका क्या होगा, चौड़ा होगा, और शीर्ष जो है नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार के पिरामिड देखे जाते हैं, ठीक ना। उल्टा संख्या पिरामिड, तो ये क्या करता है, पोषण स्तरों में वृद्धि करता है। इस प्रकार पारिस्थितिक पिरामिड जो है वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों पर आकार बड़ा होने पर ये उन पर निर्भर करता है और जंतुओं की संख्या अधिक होती है। पिरामिड जो है शीर्ष पर नुकीला और अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। आधार इसका नुकीला होता है, इस तरह से उल्टा हो गया ना, तो आधार नुकीला हो जाएगा, शीर्ष जो है ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक ना। संख्या पिरामिड को हम उदाहरण के रूप में चारागाह और तालाब में, ये आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पे बस टारगेट ये है कि आपको ये बताना है कि जो संख्या पिरामिड है वो कहाँ कहाँ पे आपका उल्टा होता है। अभी बायोमास पिरामिड है, ये कहाँ पे होता है, तो पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल है, इसके सभी पोषण स्तर पे भंडारित जीवों का, ठीक है, ये बायोमास पिरामिड इसके अंतर्गत उसके भार को यहाँ पे सम्मिलित करा जाता है। बायोमास पिरामिड हमने बता ही दिया है। सीधा बायोमास पिरामिड देख लीजिए, ये उत्पादक और शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है। और स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम जो पारितंत्र है ये आपका बायोमास पिरामिड, इनका आधार जो है, यानी ये क्या होते हैं, सीधे होते हैं। उल्टा जो होता है वो जलीय पारितंत्र वाला होता है, ठीक है। स्थलीय वाला सीधा होता है, जलीय वाला क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए तालाब पारितंत्र का जो जैव मात्रा, जैव भार वाला क्या होगा, उल्टा होगा। चारागाह वाला क्या होगा, यहाँ पे सीधा होता है, ठीक है ना।
इसी को आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। ऊर्जा पिरामिड को देख लीजिए, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। एक आपका संख्या वाला हो गया, जैव भार हो गया, और अब एनर्जी वाला देख लीजिए। ऊर्जा पिरामिड जो है सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन इसमें होता है बायोमास का, इसमें विकृत नहीं किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा पिरामिड पूरा दिया गया है, प्राइमरी, उपभोक्ता वाला, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। ये भी क्या होता है ऊर्जा पिरामिड, ये आपका सीधा ही होता है, ठीक। चाहे आपका स्थलीय की बात करें, जलीय की, हर जगह जो है ऊर्जा पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा। यहाँ पे लिखा भी कि ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही रहता है। तो जब हमेशा सीधा रहेगा तो आपको कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं। जैव आवर्धन क्या है कि जब प्रदूषक वसा में घुलनशील और जैविक रूप में सक्रिय हो तो क्या होगा, जो प्रदूषक है उसकी माप में वृद्धि होगी। यही आपका जैव आवर्धन होता है, ठीक। और जो 10% का लॉ है, ये आपका लिंडमैन का रूल हो गया। तो 1942 में लिंडमैन ने जो है इस नियम को दिया है। इस नियम के अनुसार जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे में जब पढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। ये 10% का ही इसमें ट्रांसफर होता है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, ठीक ना। वो स्पीड में इसलिए चला, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वही चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली, तो आगे एक्स्ट्रा कोई वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं बची थी। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि पोषण स्तर के बारे में, पारितंत्र इकोसिस्टम को आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तरों में डिवाइड करते हैं। जो आपका पोषण स्तर में क्या होता है, आधार पोषण स्तर, ये स्वपोषी जीव हो। दूसरे पोषण स्तर में जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, ध्यान रखिए पोषण स्तर 1 में प्रोड्यूसर हो गए, ठीक। 2 में फर्स्ट वाले कंज्यूमर आते हैं, ठीक। पोषण स्तर 2 में फर्स्ट वाले कंज्यूमर आएंगे, और 3 में जो है सेकेंड वाले कंज्यूमर आएंगे, और पोषण स्तर 4 में थर्ड वाले कंज्यूमर आएंगे, उपभोक्ता, जिसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, ठीक ना। तो पोषण 4 में कंज्यूमर 3, पोषण 3 में कंज्यूमर 2, ठीक है। जी डीकम्पोजर जो ये सभी पोषण स्तरों से आहार क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनसे भी लेंगे, इनसे भी, हर जगह इनको मिल जाएगा। तो प्राइमरी जो है ये आपके पारितंत्र हो गए, जो प्राथमिक उत्पादकता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इसमें गहरे जल में जलीय स्रोतों संबंधित है। जड़ युक्त जो पौधे छिछले पानी से हैं, घास जो जंगली शाख है ग्रासलैंड से रिलेट करते हैं, और फसली पौधे जो है ये क्रॉपलैंड से रिलेट करते हैं। तो एक तरह से ये दिया गया है, ये इसमें पूछ सकता है कि कौन सा प्राइमरी है। फाइटोप्लैंक्टन कई बार पूछा है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्योंकि जब ऊर्जा किसी पोषण स्तर से दूसरे में जाती है तो केवल जो है 10% जा पाती है, तो इसीलिए ये आपका ऐसे ही हमेशा सीधा बना रहता है, ठीक है। और समुद्र में जो जैवभार पिरामिड है ये क्या होते हैं, जल में उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा जो है सदैव प्लवकों जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है, जो आपको पहले ही बताया गया कि सबसे ऊपर यहाँ पे आपका देखिए मेंशन करा गया ना 1000 वाला। बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ 1000 केजी, इनकी जो क्या है ये जैव भार मात्रा है। अब क्रस्टेशियन या प्लैंकटन क्या होते हैं, इनसे छोटे हो जाते हैं, इनकी मात्रा छोटी हो जाती है अपेक्षाकृत इनसे, ठीक है, जैव भार की, ठीक ना। आगे देखिए बायोटिक सक्सेशन की बात कर रहा है कि न्यूडेशन है, फिर इसके बाद माइग्रेशन होगा, फिर आपका ईसेज है यानी अवस्थापना, फिर रिएक्शन है, फिर स्टेबलाइजेशन है। तो ये क्रम है किसका, बायोटिक सक्सेशन का, अनुक्रमण का, ठीक ना। ये डायरेक्ट पूछेगा। अब देखिए जैव आवर्धन में क्या है कि इसके साथ जो है जगह है कि प्रदूषकों का आहार श्रृंखला के साथ जो है जो कंसंट्रेशन होता है बढ़ता जाता है, और ये क्या होते हैं, जो हमारे ऊतक है उसमें जमा हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे डीडीटी का हम लोग छिड़काव करते हैं, तो ये क्या है, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है, यानी जैव अनिर्मलीय है, और इनका कई बार अवशोषण होने के बाद क्या होगा, जो बायोमैग्निफिकेशन यानी उत्सर्जन बाहर लगभग असंभव हो जाता है, और ये उनमें जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये क्या है, पहले नंबर पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो बायोमास आएगा वो कहाँ पे आएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो आपका इक्वेटोरियल बेल्ट पे है।
यहाँ पे लगभग 2200 ग्राम जो है इनका ये मात्रा होती है। तो बायोम में अलग अलग जो मात्रा है कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे गए कई बार कि सर्वाधिक जो बायोमास कलेक्ट करता है वो आपका 1200 ग्राम पतझड़ वन में होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कितना होता है, 2200 लेता है। टैगा में 800 ग्राम मिलेगा, प्रहरी में 600 मिलेगा। ठीक है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान या जैव भार पाया जाता है। ठीक, तो ये जैव भार जो अलग अलग वनों का है ये ध्यान रखिएगा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी जो पुस्तक है ये वंदना शिवा द्वारा लिखी गई है और ये जो है पर्यावरण से संबंधित एक लेखिका रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है और मानव अधिकार दिवस जो है ह्यूमन राइट्स डे ये आपका 10 दिसंबर को है। ठीक है। 29 दिसंबर को जो है अन्य कई देश भी 29 दिसंबर को मनाते हैं और 29 दिसंबर 1993 को चूंकि जैव विविधता का विषमय प्रभावी हुआ था इसीलिए इसको इस नाम से जानते हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान लीजिए। ये वायुमंडल में उपस्थित हुई गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, तापी जो इंफ्रारेड है और रक्त है इसके रेंज को अंतर्गत जो विकिरण है उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है जिसमें जलवाष्प नंबर 1 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये प्रमुख रूप से है। आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वैश्विक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये आर्गन के बारे में। ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए कार्बन टेट्रा और नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस यहाँ पे है, परंतु इनका योगदान जो है अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उतना ही महत्व रखती हैं, तो जिसमें आपका जलवाष्प पे लगभग 60% इसका प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 26, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है ये जलवाष्प है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 26 है और सबसे ज़्यादा जो वैश्विक तापन में है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन 4 से लेकर 9% और ओजोन जो है आपका 3 से 7 है, नाइट्रस ऑक्साइड 1 से 5 है और CFC जो है ये 1 से 4 है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 गैसों के बारे में मेंशन करा गया है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा बेसिकली 6 गैसों को यहाँ पर डिफाइन करा गया है। तो ध्यान रखिएगा 6 गैसें कौन सी हैं। ठीक है, 6 गैसों को ये आपका CFC, इसमें आपका CH4 मीथेन हो गया, CFC हो गया जो ग्रीन हाउस गैस है, ये N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका नहीं है। ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड ये इसमें शामिल नहीं है। CO2 है। ठीक है, जलवाष्प है और ओजोन भी है O3। तो ये 6 गैसें हो गई। तो कह रहा है कि जो SO2 है ये नहीं है, ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये आपका जो एसिड रेन है उसके लिए जो जिम्मेदार गैस है वो SO2 है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रत्यक्ष रूप से शामिल जो गैस है CO2 है, कार्बन ये CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, SF6 भी है। ठीक है, SF6 और NF3 ये भी है जो आपके, और यहाँ पे देखिए दिया है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं NM विवोसी हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन डायरेक्ट नहीं है, तो वैसे NF6 और SF6 भी इसमें शामिल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के अनुसार होता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलांकोविच, खगोलीय सिद्धांत कौन सा जलवायु परिवर्तन का, मिलांकोविच, ये पूछा गया है। ठीक है, मिलांकोविच ये मिलुटिन मिलांकोविच सर्बिया के खगोलविद हैं, इनके द्वारा दिया गया था और जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति के बारे में ये संबंधित है। इन्हीं सिद्धांतों के जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों को मान्यता भी दी गई। पृथ्वी कक्षा की उत्केंद्रता जो E है ये पृथ्वी घूर्णन की तिर्यकता और विषुवायन इस सिद्धांत के अंग है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो सौर विकिरण ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये आपका यूएनओ के तत्वाधान में गठित ये आपका एक तरह से NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है। इसके अनुसार जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वे पृथ्वी या वातावरण से बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं। इसमें जो गैसें IPCC के द्वारा निर्धारित करी गई हैं, इसमें CO2 है, H2 यानी जलवाष्प है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, CH4 मीथेन है और O3 है। ये जो नॉर्मली पृथ्वी के वायुमंडल में रहती हैं। यदि वर्तमान आंकड़ों पर जोर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। ठीक है, विश्व का कुल का 29%, USA आपका 14% दूसरे पे है। भारत आपका जो है ये तीसरे नंबर पे है CO2 के प्रोडक्शन में, जो 5% के साथ 7% के साथ है। रसिया 5 के साथ चौथे पे है और जापान जो है 3 नंबर के साथ जो है 5वें पे है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश भी है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव माना गया है। ठीक है, जो कार्बन व्यापार होता है, तो जो जहाँ पे कार्बन कम प्रोडक्शन होता है, पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव वाले होते हैं, उनसे क्या कर जाता है, इनको अपना क्रेडिट खरीदा जाता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट। तो एशिया पैसिफिक संघ यानी एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये विश्व के कुल ऊर्जा का 48% उपयोग करते हैं। एपेक जो देश हैं ये विश्व के कुल जो ग्रीन हाउस गैस है इनका 48% से अधिक का उत्सर्जन करते हैं। अपेक देश जो है क्योटो प्रोटोकॉल का भी समर्थन करते हैं, परंतु कुछ देश इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। अभी देखिए अमेरिका भी इससे हट रहा है। चलिए, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपका पूरा जो सम्मेलन हुआ है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वर्ष 1972 में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, जो आपका लिमिट टू ग्रोथ नामक यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है। 89 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक होती है और 88 में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन पर IPCC का गठन होता है। IPCC की जो पहली रिपोर्ट है ये आपका 1991 में, ठीक है, ये आपका INC प्रस्तुत करी जाती है पहले बैठक में। इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी सम्मेलन आता है 1992 का रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और इसमें INC द्वारा तथा UNFCCC जो है इसमें अंगीकृत करी जाती हैं। इसके अलावा एजेंडा 21 भी आपका इसी समय आता है। ठीक, 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस होती है जिसे COP1 के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, तो पहला जो हुआ बर्लिन में हुआ और इसी समय 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को भी अंगीकृत करा लिया गया था। ठीक है, इसकी पहली प्रतिबद्धता थी कि सीमा 2008 तक, सीमा वर्ष यानी 2008 से लेकर 2012 तक जो है क्योटो प्रोटोकॉल में यह था कि उत्सर्जन जो है कम करना है। और 2001 तक, एक में क्या हुआ, मराकेश समझौता हुआ। ठीक है, ये भी आपका किससे रिलेट करता है, क्योटो प्रोटोकॉल को जो है क्रियान्वित करने के लिए ये विस्तृत नियमों का प्रावधान भी दिया गया। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ, प्रभाव में आया। ठीक, 2008 से लेकर 12 तक प्रतिबद्धता पहली जताएगी, फिर मराकेश सम्मेलन होता है 2001 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आता है 2005 में। ठीक है, MOP1 की पहली बैठक यहाँ पे होती है और 2007 में बाली रोड मैप, तो बाली सम्मेलन 2007 का है, बाली एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। 2009 में फिर कोपेनहेगन समझौता होता है और इसमें ये कहा गया कि 2020 तक जो $100 बिलियन जो है एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया पर्यावरण से संबंधित। ठीक, इसके बाद ये वाला आ जाता है 2010 का, 2009 तक आगे। 2010 में कानकून सम्मेलन होता है। ठीक है, ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति यहाँ पे दी जाती है। इसके बाद आपका 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म आता है, डरबन समझौता, जिसमें कहा गया कि 2020 में नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने की नीति पर जोर दिया गया। 2012 में आता है दोहा वार्ता, जो क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण रहा है। पहला चरण 2008 से लेकर 12 तक रहा है। दूसरा जो है दोहा वार्ता जो है क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज है, 13 से लेकर 20 तक रहा है। इसमें भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन को वर्ष 1930 के स्तर पर की तुलना में 18% जो है ये घटाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। ठीक है, और 2013 में फिर आता है वार्सा सम्मेलन। तो वार्सा सम्मेलन के साथ यहाँ पे UN रेड प्लस की संस्तुति भी होती है। 13 में के बाद जो है 2014 में लीमा वार्ता होता है, जिसमें पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि तैयार करी जाती है और 2015 में पेरिस समझौता हो जाता है आपका। ठीक है, पेरिस समझौता में बात करी जाती है जो औद्योगिकरण के पूर्व के स्तर को वैश्विक तापमान का 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि नहीं होने देना है। इसके बाद 2016 में मराकेश सम्मेलन फिर होता है, जो 2001 में हुआ था। उसके बाद आपका यहाँ पे वान सम्मेलन होता है 2017 में, फिर क्योटो 20 सम्मेलन होता है जो आपका जलवायु परिवर्तन से 2018 का, और मैड्रिड जो होता है स्पेन का 2019 का।
और COP26 जो है ये आपका ग्लासगो में होता है 2021 का। जो लेटेस्ट डाटा है उसको हमने ऐड कर रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये आपका एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो यूएनएफसीसी से संबंधित है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है। जापान के क्योटो शहर में ये 11 दिसंबर 1997 को आयोजित करा गया। ये आपका यूएनएफसीसी का तीसरा सम्मेलन रहा है। ये इसकी स्वीकृति कब हुई थी? 1992 वाला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार करा गया कब? 97 में। यह प्रोटोकॉल जो है 16 जनवरी 2005 को लागू हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ था? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर के लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता भी रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार क्या हुआ कि अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं, ठीक है, इनके लिए उत्सर्जन में 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% की कटौती का प्रावधान भी करा गया है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये आपका कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट ये बायोडाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है। जैव विविधता समय से संबंधित जो क्या कहा गया कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जो जीवित संशोधित जीव हैं, इनके द्वारा संभावित जो खतरे हैं उनसे जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 29 जनवरी 2000 को इसको अंगीकृत करा गया और 2003 से ये प्रभावित हुआ। नगोया प्रोटोकॉल जो है 12 अक्टूबर 2014 से प्रभाव में आया। ये भी आपका सीबीडी का पूरक समझौता यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है। ये आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों का समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है कौन? नागोया प्रोटोकॉल। और ये कब प्रभाव में आया? 12 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जो आपसे पूछा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना है वो क्या है? इसका शुभारंभ 2008 में जब मनमोहन सरकार थी उस समय करा गया। ठीक है। इसमें 8 मिशनों को मंजूरी दी गई, जिसमें आपका कौन कौन से है? ये नेशनल सौर मिशन है। इसमें पूछा जाता है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बनाएगा ये कौन सा शामिल है, तो ये आप पढ़े रहेंगे तो ये कर ले जाएंगे। तो नेशनल सोलर सौर ऊर्जा भी है, और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन है। वैश्विक सतत पर्यावास यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट है। नेशनल वाटर यानी जल भी इससे संबंधित है, सौर ऊर्जा है। हिमालयी परिरक्षण प्रणाली है, और ग्रीन इंडिया है, हरित भारत मिशन है, सतत कृषि है। जलवायु परिवर्तन की कार्यनीति भी है, यानी जलवायु परिवर्तन आ जाए वो भी संबंधित है। जल मिशन है, सौर मिशन है, सतत विकास भी है। ठीक है। ग्रीन मिशन भी है, ग्रीन इंडिया का भी है। सतत में देखिए 2 तरह से आपको दिया है, एक आपका सतत जो आपका हैबिटाट है, एक आपका जो है सतत एग्रीकल्चर जो है। ठीक है। ये भी दोनों आपके इसमें शामिल हैं, तो टोटल 8 है जो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक। तो पीपीटी तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं आपके जो आपदा प्रबंधन वाले ये सारे कुछ पीडीएफ हमने ऐड करे हैं, इसके बारे में देख लीजिए। ISFR रिपोर्ट है, और अभी यहाँ पे हमको देखना है, ये देखिए यहाँ पे आपका है, देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं, क्योंकि ये आपका जो आया है यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऐड कर रखा है हमने पहले से भी। ओपन हो जा भाई। चलिए हो गया। तो फिर इसी को डिस्कस कर लेते हैं, या फिर पहले ISFR रिपोर्ट देख लेते हैं? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट से पहले कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदा क्या है, इसके प्रकार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए भूकंप और ज्वालामुखी, बाढ़ हो गया, सूखा, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदाओं में। आपदाओं का वर्गीकरण जो है, वायुमंडलीय आपदा कौन सी है? बर्फानी तूफान, तड़ी झंझा, टॉर्नेडो, चक्रवात, पाला। ठीक है। लू हो गया, शीतलहर हो गई, ये सभी क्या है आपकी वायुमंडलीय आपदा में आ गए। भौमिकी जो आपदा है, इसमें आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मृदा अपरदन, ये आपका किस में आ गए? भौमिकी में आ गए। जलीय आपदा में बाढ़, सुनामी आ गए। जैविक में बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल फीवर, ठीक है, टिड्डियों का हमला, ये सभी जैविक में आ गए। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है। कौन सी भौमिकी आपदा है? ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, जो फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा था उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ISFR रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या चीज़ है।
ISFR रिपोर्ट देखिए ये आपका कब हुआ, जो अभी लेटेस्ट वाला चल रहा है, देखिए 2 साल पे जारी होता है। तो अभी आपके पास 2021 का है, अभी 23 का आना बाकी है। तो ये आपका 13 जनवरी 2023 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये तैयार कराया गया, ठीक है। और ये 17वां संस्करण रहा है, 17वां। और यहाँ पे दिया गया कि वनों में वनावरण और वृक्षावरण, मैंग्रोव क्षेत्रों में वनों में कार्बन स्टॉक, वनों में आगजनी, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र, वनाच्छादन का एसआर डेटा, इन सभी के लिए को कलेक्शन करके इसकी रिपोर्ट तैयार करी गई। और कैसे करी गई कि मैपिंग जो है ये रिसोर्स सेट 2 के द्वारा जो डाटा कलेक्शन करा गया अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2019 के दौरान, ठीक। और इसमें दिया है कि 140 पहाड़ी जिलों में वनावरण जो है ये 902 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज करी गई है, ध्यान रखिएगा। देश के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण जो है ये लगभग 4,22,000 समथिंग जो है 4,22,296 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया, जो इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 37.53% रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कुल वनावरण जो है 1,69,521 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64% रहा है, यानी लगभग 65 कर सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या हुआ, वनावरण 1,020 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज करी गई। और 2021 के अनुसार देश में जो मैंग्रोव कवर है 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कुल देश का भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, ठीक है। अब दूसरे वाले पेज पे आ जाइए। यहाँ पे दिया ISFR 2021 के तहत 2 नए अध्याय जोड़े गए, एसआर डेटा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, SAR डेटा। दो क्या है कि जमीन के ऊपर बायोमास के अनुमान और भारतीय जंगलों में जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी को भी शामिल किया गया। दो चीज़ें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इन दो चीज़ों को 2021 में नए में शामिल करा गया। तो भारत में जो वनावरण है, गैर वन कितने हैं, 76.87, झाड़ियाँ हैं 1.842, और अति सघन 3.4 है, मध्यम सघन 9.33 है, खुले वाले वन 9.34 है, ठीक है। 2021 के जो प्रमुख तथ्य हैं क्या है कि कुल वनावरण कितना है, इतना वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र का जो वनावरण है यानी फॉरेस्ट कवर 21 कितने हैं ये 21.71 है। देश के कुल वृक्षावरण में वृक्षावरण कितना हो गया 2.91 हो गया, ठीक है, यानी ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल जो वनावरण और वृक्षावरण है ये 24.62 आ जाएगा, ठीक ना। और 2019 में क्या था कि 2019 में जो वृद्धि करी गई इस रिपोर्ट में 0.22 की जो वृद्धि हुई आपका फॉरेस्ट कवर में हुई, और 0.76 की जो वृद्धि हुई है आपका किस में हुई, ट्री कवर में हुई, ठीक ना। और दोनों मिला के जो आपका जो है वनावरण वृक्षावरण मिला के जो दर्ज किया गया ये 0.28% की वृद्धि दर्ज करी गई। ये आपका 76 नहीं 06 होना चाहिए, तभी ये ऐड करने पे आएगा ना, ठीक है। ये आपका 06% है, ये तभी ऐड करने 0.28 आएगा। और ये वाला देखिए वृक्षावरण वनावरण ये दोनों, तो यहाँ पे वनावरण जो है शीर्ष वृद्धि वाले जो राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा करा है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक और झारखंड है, ठीक है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो यहाँ पे देश के पहाड़ी जिलों में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें टोटल 40.1% है, जिसमें पहले ऊपर ही हमने मेंशन कर दिया आपसे कि 140 पहाड़ी जिलों में जो कमी दर्ज करी गई है 0.32 की, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे कि ISFR 2019 की तुलना में 21 में जो है मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। मैंग्रोव क्षेत्रों के संदर्भ में जो शीर्ष दर्ज करने वाले वृद्धि वाले राज्य हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है। तो मैंग्रोव में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य जो हैं, उड़ीसा में 8 किलोमीटर की हुई है, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो मैंग्रोव कवर में शीर्ष वाले राज्य हैं तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, फिर आपका गुजरात में है, जीजे, फिर आपका अंडमान निकोबार में है, और आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया है कि मैंग्रोव से आच्छादित 5 राज्य है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आपका जो है अंडमान निकोबार, आंध्रा और महाराष्ट्र है। भारत में 2021 में वनावरण और वृक्षावरण की बात कर लें तो अधिक सघन वना 3% है, और शुरुआत में बता दिया हमने। कुल वनावरण जो है 21 है, वृक्षावरण 2.9 है। इस तरह से टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 24.62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, मैंग्रोव का आच्छादन इतना है ये, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो आपका एमपी में है, इसके बाद अरुणाचल है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। और यहीं देख लीजिए, वृक्षावरण के संदर्भ सर्वाधिक जो 5 राज्य हैं वृक्षावरण वाले में, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत में सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वृक्षावरण जो है चंडीगढ़ में है, फिर दिल्ली में है, फिर आपका केरल में है, फिर गोवा में है। ठीक है, ट्री कवर एरिया सबसे ज़्यादा राज्यों में देखेंगे तो केरल में है। जो आपका फॉरेस्ट कवर है, सर्वाधिक 5 राज्य फॉरेस्ट कवर में आंध्रा है, तमिल तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक और झारखंड है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं 5 कौन से हैं, एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये कितने वर्ग किलोमीटर में है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन करा है, ये करा है वनावरण में। ठीक। इंडिया के शीर्ष वनावरण में पूर्वोत्तर वाले में मिजोरम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और अरुणाचल में है, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड परसेंटेज मेंशन करा गया है। सर्वाधिक वनावरण वाले जो परसेंटेज में मिजोरम है नंबर 1 पे, अरुणाचल 2 पे है, मेघालय 3 पे है, मणिपुर 4 पे और नागालैंड 5 पे है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि 2021 के अनुसार 17 राज्य और संशासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पे वन है। इनमें से 5 राज्य जो हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल और मेघालय हैं, जहाँ पे 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि शेष 12 में 33 से लेकर 75 के आसपास टोटल यहाँ पे वन क्षेत्र हैं। ठीक ना। यूपी में देख लीजिए, ये मेंशन करा गया है, और यूपी में शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों में क्रमशः सोनभद्र है, खीरी है, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट है। सर्वाधिक वनावरण वाले ये हो गए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये टोटल आपका रिपोर्ट हो गई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। चलिए, ये आ जाता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट डाटा इसमें हमने कलेक्ट कर रखा है। अब सोचिए कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक है, तो ये आपको लग रहा है कि पुराना डाटा है। जलवायु परिवर्तन पर जो यूनाइटेड नेशन से फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी की बैठक हुई 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित कहाँ पे हुई, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ये 28वां जलवायु सम्मेलन था जो यूएई में आयोजित हुआ। प्रश्न पूछ देगा कहाँ हुआ, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 यूएई में हुआ। कौन सा था, कोप 28 था। तो इसकी सलाहकार समिति के रूप में भारत के मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया। 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष थे सुल्तान अल जबीर थे। मोदी जी 1 दिसंबर 2023 को ट्रांसफार्मिंग क्लाइमेट चेंज पर सीओपी प्रेसिडेंट सत्र में भाग लिया, जो यूएई में यही हुई थी। ठीक है, और कॉप 28 में क्या हुआ कि इसमें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की मेजबानी करी गई, किसके द्वारा, यूएई के द्वारा, 1 दिसंबर 2023 को। और यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता पार्टियों का सम्मेलन जो कॉप 15 है, दूसरी बैठक कहाँ आयोजित करी गई, मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो पेरिस वाला समझौता हुआ। ठीक ना, कब, कहाँ पे, तो ये आपका कनाडा में 7 से लेके 19 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो जैव विविधता है उससे, ये ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है ये, जैव विविधता की। ये आपका जैव विविधता की 15वीं पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो दूसरी वाली मॉन्ट्रियल कनाडा में 2022 में, और जो पहली हुई कुनमिंग चीन में 2021 में। और जो जैव विविधता वाली पार्टियां हैं, इनका सम्मेलन की जो पहली बैठक आयोजित करी गई थी नसाओ बहामास में 94 में करी गई थी। ठीक,
चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंबाइंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और यूएनएफसीसी जो है ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जिसका उद्देश्य क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ध्यान रखिएगा। यूएनएफसीसी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने की बात करता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी आपका इसी से रिलेट करता है। यह जो अभिसमय है जून 1992 में वही पृथ्वी सम्मेलन में ही आया था, ठीक है। 21 मार्च 1994 को ये लागू किया गया और 95 से लगातार वार्षिक बैठकों का आयोजन कर रहा है। 97 में जो तीसरी बैठक हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल, वो इसी का एक भाग था, ठीक है। और जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है 40 औद्योगिक देशों की अलग अलग सूची तैयार करी गई, एनेक्स 1 में रखा गया। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठक को जाना जाता है, ठीक है। जो कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ये यूएनएफसीसी सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय होता है। तो इसके बारे में जानने की विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे। 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 के मध्य जो है संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 हुआ। कहाँ पे हुआ, ये शर्म अल शेख जो है मिस्र में हुआ, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने करा था। मिस्र में शर्म अल शेख में 2022 वाले में हुआ। और इसमें एमएसी का शुभारंभ करा गया, यानी मैंग्रोव अलायंस ऑन क्लाइमेट का शुभारंभ आपका 27 वाले में करा गया, ठीक है। इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत करी गई। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च करा गया पिछले साल नवंबर 2022 में। लाइफ की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में जो 26 था उसमें करा गया 2021 वाला। 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ, अमीरात में हुआ। 27 का मिस्र शर्म अल शेख में, 26 का ग्लासगो में, 26 का आयोजन ग्लासगो में, 25 का जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और 21 का जो है ये पेरिस फ्रांस में। जो पेरिस समझौता करा गया 2015 वाला, वो आपका इसमें, ठीक है। कॉप के आयोजन को रद्द करना पड़ा, 2020 वाला रद्द करना पड़ा। भारत ने कहा, और किस वर्ष कॉप का आयोजन किया गया, भारत में कहाँ, कहाँ नहीं कहाँ है, ठीक है। नई दिल्ली में 2002 में करा गया था। और मात्र एक बार जो है कॉप आयोजित करा गया, ये COP 8 था। और अलग अलग सम्मेलन यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। COP 21 पेरिस वाला हो गया, 22 मोरक्को में, 23 जर्मनी में, 24 पोलैंड में, 25 स्पेन में, 26 ग्लासगो में, 27 शर्म अल शेख मिस्र में, 28 2023 वाला यूएई में, ठीक है। वर्तमान में अप्रैल 2023 तक का जो आयोजन होगा उसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। COP 1 जो हुआ था बर्लिन में हुआ था 1995 में। 2 जो आपका जिनेवा में हुआ था। 3 आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया, यूएनएफसीसी का है 97 वाला, ठीक है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैसों को कमी करने की बात करी गई थी। जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे करते हुए चलेंगे। 4 जो है ब्यूनोस आयर्स में, 5 जो है बान वाला हो गया, ठीक है। और 6 जो है ये आपका नीदरलैंड हेग में हुआ था। 7 जो है मराकेश सम्मेलन मोरक्को वाला है। और COP 8 जो है ये दिल्ली में हुआ, इंडिया से संबंधित एकमात्र ये था। और ठीक है, 9 जो हुआ मिलान इटली में हुआ। और यहाँ पे आपका एडाप्टेशन फंड की शुरुआत करी गई। जो 10 था ये ब्यूनोस आयर्स में हुआ। और 11 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा यूएनएफसीसी का 11वां सम्मेलन था। और क्योटो प्रोटोकॉल ये तीसरा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 का है। क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था 2005 से प्रभावी हुआ। बना कब था, 1997 में बना था ग्रीन हाउस गैसों के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की सीमा में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती की वार्ता करी गई। इस समय जो टारगेट रखा गया 2008 से लेकर 12 तक का था। जो मॉन्ट्रियल आया इसमें करा गया 2012 के बाद का, ठीक है। ये आपका नैरोबी केन्या 12 वाला हो गया। जलवायु परिवर्तन की पहली अवधारणा प्रस्तुत करी गई, जलवायु पर्यटन। 13 में बाली इंडोनेशिया वाला हुआ, ठीक है। पोजनान का 14 में हुआ, पोलैंड का 15 में कोपेनहेगन का हुआ। और 16 में कानकुन हुआ, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड का
प्रारूप दिया गया। 17 में डरबन का हुआ, 18 में दोहा हुआ, 19 में बारसा हुआ, 20 में लीमा हुआ, 21 में पेरिस हुआ, 22 में मराकेश हुआ, ठीक है। 23 वाला बान जर्मनी का हुआ, 24 में जो है केटावाइस का हुआ, और यहाँ पे आप पढ़ते हुए चल सकते हैं। मैड्रिड का देखिए 25 में हुआ, रूल बुक इसी में जारी करी गई। 26 वाला ग्लासगो में हुआ, और 27 वाला जो है ये ग्लासगो में नेट जीरो कॉन्सेप्ट आया था। 27 वाला देखिए 2022 पिछले साल हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के रोकने की दिशा में प्रयास किया गया। 28 वाला जो है ये आपका अभी चल रहा है। ठीक है। 27 का देखिए, इसमें मिस्र के शर्म अल शेख वाला जो भूपेंद्र यादव इसमें भाग लिए थे। दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने का स्थायी तरीकों विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुई थी यहाँ पे। कमजोर देशों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड की चेतावनी दी गई, जारी किया गया, और किया गया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए यूएसडी जो डॉलर आपको देना है, ये 3.1 बिलियन की डॉलर की योजना भी बनाई गई। जलवायु आपदाओं के पीड़ित देशों के लिए G7 के नेतृत्व वाली ग्लोबल शील्ड फाइनेंस फैसिलिटी की भी सुविधाएं चालू की गई। अफ्रीकी कार्बन बाजार की बात करी गई कि कार्बन क्रेडिट उत्पादन का विकास जो है समर्थन और अफ्रीका में नौकरियां पैदा करने के लिए शुरू किया गया। जल अनुकूलन लचीलापन पहल की कार्रवाई करी गई। ठीक है। भारत के संबंध में ये भारत के दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास की रणनीति भी इसी में अपनाई गई। प्रौद्योगिकी समन, ठीक है, ये पूछा नहीं जाने वाला एग्जाम में, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस पर आ जाते हैं। ठीक है। इसको बहुत डिटेल में आपके पास जब समय रहेगा प्रॉपर, जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें हम इसको और डिटेल में इसी तरह से आपका मैं कोशिश करूँगा पूरा हैंड रिटन के बजाय अभी क्या है कि इस तरह से प्रिंटेड आप लोगों को प्रोवाइड करने का। तो अगर आप जून 2024 के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे सारी क्लासेज हम लोग लाइव रखेंगे, हालांकि रिकॉर्डेड भी आपको अलग से मिल जाएगी एक्स्ट्रा के रूप में, लेकिन सारी क्लास उसमें क्या होगी, लाइव कराई जाएगी। और जो यहाँ पे आपका पूरा प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा आपको हर एक यूनिट का, और शार्ट और डिटेल्ड दोनों तरह के मटेरियल उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करा जाएगा। अगले जो मिशन लाइफ जो है इसकी अवधारणा प्रधानमंत्री के द्वारा 1 नवंबर 2021 को जो ग्लासगो में COP26 हुआ था उसमें करा गया। ठीक है। ये आपका 26 जो शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसमें आ जाइए नेक्स्ट में। चलिए, जैव विविधता पर जो पार्टियां सम्मेलन हुए उसको जान लीजिए। यहाँ पे आपका मेंशन करा गया COP15। ठीक है। ये जैव विविधता पर सम्मेलन है, इसमें 15वीं में, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 7 से लेके 19 दिसंबर 2022 में। लेटेस्ट है ये। और COP15 की, ठीक है, इस पे कन्वेंशन की जो 15वीं बैठक का भाग एक था कुमिंग, यानी पहली जो बैठक हुई थी कुमिंग चीन में हुई, दूसरी आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में पिछले साल हुई थी। और XCOP2 ये आपका जो है जैव विविधता से संबंधित है, ये ऑनलाइन हुई थी क्योंकि कोविड चल रहा था। देखिए मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो हेल्थ भी थोड़ा सा सर्दी वगैरह समझ रहे हैं। COP14 की बात करें तो ये आपका कन्वेंशन पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी नहीं है। COP9, 8, 7, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हम इसको स्क्रॉल करते हुए आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है और इसको आपको रट जाना है पूरा। रामसर सम्मेलन वेटलैंड से हुआ, और ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है 1971 में। रामसर कहाँ पे है, ये ईरान का एक प्लेस है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि रामसर है तो समझ में आता है इंडिया का, इसीलिए ये हर बार पूछता है। मिनीमाटा सम्मेलन जो है ये पारे के प्रदूषण को कमी करने के लिए 2013 में, किगाली समझौता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी के लिए 16 में, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा के लिए 2000 में, नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक साधनों और जैव विविधता से संबंधित था। कब आयोजित करा गया नगोया, नगोया आपका हुआ 2010 में।
ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन केमिकल और कीटनाशक के लिए 98 में। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का पहला सम्मेलन, पहला प्रयास 1972 का। इसी समय लिमिट टू ग्रोथ नामक बुक भी आई। ठीक है। इसमें जो ब्रुंटलैंड कमीशन भी गठित करा गया आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए 97 में आया, लागू हुआ 2005 में प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। ठीक है। इस पे हस्ताक्षर किए गए 1987 वाला जो है, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल एक कनाडा वाला इसके बाद जो आया था 2012 वाला, ठीक है, वो अलग है, वो भी मॉन्ट्रियल में करा गया था सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब बात करें, 87 वाले की बात करें, तो आप क्या करिएगा, ओजोन परत क्षरण से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, ग्रीन हाउस गैसों से है। बान कन्वेंशन जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों से 1979 का है। बान चैलेंज जो है वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए है, 2011। वियना जो है ये ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। ठीक है। वियना कन्वेंशन 1985 वाला जो है। नैरोबी डिक्लेरेशन, तो नैरोबी डिक्लेरेशन ये सतत विकास से है, 85 का है। बेसल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्टों का 1989 का है। सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा पूछता है, आपदा जोखिम नियंत्रण के लिए 2015 का सेंडाई फ्रेमवर्क। साइट्स इसमें क्या है कि लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की ये आपकी संधि हुई थी 75 में, जो आपका रेड डाटा बुक वगैरह इसी के अंतर्गत आएगा। जैव विविधता पे सम्मेलन जो है ये 1992 का है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी, ठीक है, ये आपका 1992 में गठन किया गया। इसका तीसरा जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। 11वां जो है आपका मॉन्ट्रियल वाला जो था कनाडा में हुआ, वो भी आपका ग्रीन हाउस से है। लेकिन जो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका ओजोन परत क्षरण से है। ठीक है। अल्मा माटा या अल्माटा की घोषणा जो है लोगों स्वास्थ्य देखभाल 87 में करेगी, 78 में करेगी। तालानुमा जो संवाद है वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। हेग कन्वेंशन संस्कृति संपत्ति की रक्षा के लिए 54 में। रियो सम्मेलन जो है ये आपका पृथ्वी जैव विविधता की रक्षा के लिए 92 में हुआ। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे यूएनसीसीडी जो आपका मरुस्थलीकरण वाला रोकथाम के लिए 94 में करा गया, यूएनसीसीडी। ठीक है। रेड प्लस कार्यक्रम जो है ये 2008 में आया, विकासशील देशों में, यानी वन के डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड ये था। रासायनिक हथियारों का कन्वेंशन जो है इसमें करा गया कि बहुपक्षीय संधियों के लिए 1997 का है। जैविक और विषाक्त हथियार जो BTWC, ठीक है, इसकी घोषणा 1975 में हुई। अर्थ आवर डे पहल, ये जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता अभियान था 2007 वाला। ठीक है। अब देखिए भारत में जो आंदोलन करे गए, बिश्नोई आंदोलन 1700 के आसपास हुआ राजस्थान और खेजड़ी में। ठीक है। अमृता देवी इसकी प्रमुख रही हैं, इसीलिए अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। चिपको आंदोलन 73 में हुआ उत्तराखंड में, और सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने क्या किया कि इसको बचाने के लिए पेड़ों के लिए जो यहाँ महिलाएं थी इनको प्रोत्साहित किया, और ये क्या करें, पेड़ों से चिपक गई। ठीक है। कटाव से बचने के लिए ये चिपको आंदोलन आया। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 78 का, केरल का, कुंती पूजा नदी से संबंधित है। केरल शास्त्र साहित्य परिषद सुगाथा कुमारी। ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन संबंधित है, 1982 का है। वीरभूमि का, ये बिहार में सिंहभूमि का, सिंहभूमि की जनजातियों के द्वारा ये करा गया। एपिको आंदोलन 1983 का है, ये कर्नाटक का है। ठीक है। लक्ष्मी नरसिंहा के द्वारा टिहरी बांध परियोजना 80 से 90 के बीच उत्तराखंड में टिहरी और भिलंगना भागीरथी जो है, ठीक है, इनकी नदियां हैं। टिहरी के बांध विरोध के संघर्ष में समिति में आपका बहुगुणा और वीरादत्त इकलानी थे। बहुगुणा चिपको से भी है, इससे संबंधित है। नर्मदा आंदोलन जो है, नर्मदा ये आपका 1980 से अभी भी वर्तमान में चल रहा है। गुजरात और MP महाराष्ट्र में है। कारण ये है कि वहाँ पे जो बांध बना है इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने की वजह से बहुत नुकसान होगा, इसीलिए ये बाबा आमटे संबंधी सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, ये सभी इससे रिलेट करते हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको जो है ये आपका देखिए खिजड़ी जोधपुर राजस्थान में 1730 के आसपास अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया।
ठीक है। इसी आंदोलन में आज़ादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। तो चिपको आंदोलन किसका प्रभाव रहा है? खिजड़ी आंदोलन का। ठीक है, खिजड़ी आंदोलन भी क्लियर हुआ। साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है ये आपका किस नदी पे? कुंती पूजा। और केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट जो है कुंद्रेमुख परियोजना के तहत जो कुंती पूजा नदी पर पनबिजली बांध के निर्माण के विरुद्ध ये है। नेक्स्ट आ जाइए, जंगल बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन प्राकृतिक साल वन को सागौन के से बदलने की सरकार के खिलाफ जो है ये करा गया जंगल बचाओ। एपिको आंदोलन जो है प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सागौन और नीलगिरी पेड़ों की व्यावसायिक कार्यक्रम, ये आपका कर्नाटका वाला है। ठीक है, जो लेटेस्ट वाले आंदोलन है इसमें आपका क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक जो है 2019 की है। ये ग्रेटा थर्नबर्ग जो और बिट्टू के आर के द्वारा करी गई। ठीक है, सांस लेने के अधिकार को 5 नवंबर 2019 को लियोनार्डो डी कैप्रियो ने। नई दिल्ली पिछले 2 वर्ष से सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। यहाँ पे वायु गुणवत्ता जो है AQI 494 से नीचे गिर गई है। अभी तो और भी कम हो गया दिल्ली में। अभी पिछले महीने जो था ये लगभग 200 समथिंग था। दहिंग पटकाई पटकाई बचाओ आंदोलन, ये अप्रैल 2020 का। रोहित चौधरी, आदिल हुसैन, रणदीप हुड्डा जो बरुआ और जादव पियेंगे को भारत के ये देखिए दहिंग जो पटकाई बचाओ आंदोलन है ये 2020 में नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर चाइल्ड लाइफ के द्वारा चालू किया गया। और जंगल मैन के रूप में जो है ये इन्हें जाना जाता है। अखिल असम छात्र संघ के और असिल अखम मटक यूथ संघ के ये सदस्य भी हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो चाइल्ड से संबंधित है NECF जो है इसको अभ्यारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने के कारण ये चालू हुआ। आर्य बचाओ आंदोलन 2019-20 मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ पे वृक्षों की कटाइयाँ चालू करी गई। इसके लिए सुंदरबन बचाओ आंदोलन मई 2020 का है। ऑनलाइन अभियान चालू किया गया। चक्रवात अम्फान और 1737 के बाद सबसे भीषण चक्रवात था जो सुंदरबन में विनाश करा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाघ सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2021 इसमें मेंशन करा है। ठीक है, बाघ सुरक्षा से संबंधित है। वन अधिनियम 1927 का, वन्य जीव संरक्षण 72 का है, वन संरक्षण 80 का है, ये ध्यान रखिएगा। केवल वन आय 27 का है, वन्य जीव आय 72 का है, वन संरक्षण आय 80 का है। और पर्यावरण देखिए यहाँ पे वन है, ये पर्यावरण संरक्षण किस कब का है? 86 का। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगा। जैव विविधता का 2002 का है, राष्ट्रीय आपदा का 2005 का है, सूचना अधिकार 2005 का है, बाल विवाह निषेध 6 का है, पशु क्रूरता 60 का है, दहेज प्रथा का 61 का है, आयकर 61 है, शिक्षा अधिकार 2009 है, लागू हुआ 2010 में। देखिए अब जल प्रदूषण जो है 1974 का है, जल प्रदूषण उपकर अधिनियम 77 का है। ठीक है, वन संरक्षण 80 का है, वन्य जीव जो है 72 का है, पर्यावरण कब का है? 86 का है, वायु प्रदूषण जो है 81 का है, लोक दायित्व अभियान अधिनियम 91 का है, हिंदू दत्तक भरण पोषण 56 का, सीमा शुल्क 62 का है, कंपनी 13 का है, साझेदारी जो है 1932 का है, भगोड़ा हो गया, फेरा और फेमा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये एक्स्ट्रा हमने ऐड करा था, ये GS के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो कितना हो गया टोटल आपका जो है इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर दूं आपके लिए। ठीक है, जैसा कि हम लगातार ऐड करते हुए आए हैं। ठीक, चलिए इसकी डिजाइन भी चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर दें, वो आपका और स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो यदि यहाँ पे आपसे पूछा जाए मॉडर्न इकोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे? हुचिंगसन को। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो इकोसिस्टम था वो किसने दिया है? रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। इकोसिस्टम किसने दिया? A.G. टांसले ने दिया।
और इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हेकेल का है, इकोलॉजी हेकेल का है, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहे हैं। इकोलॉजी किसका है? अर्नेस्ट हेकेल का है। और जू इकोलॉजी, जू इकोलॉजी किसकी है? ये आपका एल्टन की है, चार्ल्स एल्टन की है। नेक्स्ट है जो इकोलॉजिकल नीचे की संकल्पना किसने दिया है? पारिस्थितिकी निकेत शब्द जो है ये किसका है? ग्रीनले का है। किसका है ये? ग्रीनले या ग्रीनल्स कहते हैं इनको। बायोस्फीयर जो वर्ड दिया, बायोस्फीयर वर्ड किसका है? ये आपका बर्नार्ड्सकी का है, ठीक है। पोषण स्तर के बारे में जो बात करा पहली बार, ये कौन है? ये आपके लिंडमैन में है, जो रूल इन्होंने दिया था लिंडमैन ने। डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी ये आपका अर्नेस्ट नेस का है, ठीक है। और प्राणी भौगोलिकी का जो फादर बोला जाता है ये वलास का है, जो 6 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। मैन एंड नेचर जो बुक है ये आपका मैन और नेचर, ये जीपी मार्स की है, ठीक है। एक काम और करिएगा, हमने अलग से आप लोगों को चैनल पे जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा ज्योग्राफिकल थॉट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और थ्योरीज, वहाँ पे हमने कराया, बैक जाके आप लोगों को वो देखना है, उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा हमने कंप्लीट कराया, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि उतना डिटेल्ड में आपको करा पाएँ। तो यहाँ पे शार्ट रिवीजन आपका चल रहा है, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहे हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन पे जो काम किए हैं, जो अनुक्रमण पे, ये आपके कोल महोदय हैं जिन्होंने काम किया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे काम करे हैं, ठीक है। तो इतना ही इसमें देखते हैं, और ये आपका कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे।